and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 25th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about Government e-Marketplace GEM platform, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. It is also relevant from prelims exam point of view. सबसे पहले समझते हैं कि ये GEM पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है क्या। इसका बेसिक डेफिनेशन यहाँ मैंने दे रखा है, फिर फिगर की मदद से और अच्छे से समझेंगे। पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। It facilitates online procurement of common use of goods and services required by various government departments and organizations and PSUs, and it provides the tools of e-bidding. इस फिगर की मदद से समझते हैं और बेहतर समझ आएगा। मान लो ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और इस गवर्नमेंट ऑफिस को कुछ चीज़ें खरीदनी है, टेबल खरीदना है, चेयर खरीदना है, तो अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने, जहाँ पे ये इस ऑफिस का जो भी हेड होगा, जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये सारे डेस्क चेयर्स प्रोक्योर करने की, वो अपना सारा रिक्वायरमेंट इस पोर्टल पे, इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे डालेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर जो बिडर्स होंगे जो ये सारी चीज़ें बेचते हैं वो अपना अपना प्राइस इस पोर्टल पे कोट करेंगे, और फिर एक बिडिंग होगी, एक ऑक्शन होगा जिसको रिवर्स ऑक्शन कहते हैं। जो सबसे सस्ता दाम कोट करेगा और जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट कोट करेगा उसका सामान खरीदा जाएगा। तो ये है एक नया इनिशिएटिव GE मार्केट प्लेस, और इसकी मदद से देखो करप्शन कम किया जा सकता है। अदरवाइज़ पहले कैसा होता था, जिन बड़े बाबू को काम दिया गया कि आप डेस्क चेयर खरीदो ऑफिस के लिए, वो आधा पैसा खुद खा जाते थे बिडर्स के साथ मिल करके। प्रॉब्लम ऑफ मिडिल मैन कैन बी रिमूव्ड, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन हैज़ बीन रिमूव्ड विथ हेल्प ऑफ दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे उसका बेसिक डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। 2016 में इसको बनाया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज PSUs। इसकी मदद से जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ है, जो भी चीज़ें खरीदनी होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए, उन सारी एक्टिविटीज़ में अब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी ला दिया गया है। क्या क्या खरीदा गया है, कितने दाम पे खरीदा गया है, हर चीज़ अब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। एंड देयर द प्रोसेस ऑफ ई बिडिंग, मतलब हर एक जो बिडर है, जो सामान बेचने वाला, वो अपना प्राइस कोट करता है ऑनलाइन। तो इससे हर चीज़ एक उसकी रिकॉर्ड रहती है, और अब करप्शन के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। GEM फैसिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब्ड गुड्स, क्या क्या गुड्स चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस को, वो सारी की सारी लिस्ट अब उनको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। सरल शब्दों में जो चीज़ हमारे लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, ये GEM पोर्टल प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन बाइंग, एंड ऑनलाइन में जैसे हम विंडो शॉपिंग करके देख लेते हैं कि कहाँ पे सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसेज़ भी अब इस GEM पोर्टल पे आप शॉपिंग करके, ब्राउजिंग करके देख लेते हैं कि वेयर दे आर गेटिंग बेटर and relatively cheaper product, and in that way now overall government offices are getting better product, that too at lower cost. तो इससे फ़ायदे क्या क्या हैं? ऑफ कोर्स जो पहला फ़ायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ पहले जिस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी ये सारी चीज़ें खरीदने की, वो इंसान कई बार करप्शन कर लेता था बाय हैविंग सम लाइजनिंग विद द बिडर। जो बिडर बेचने वाला उसके साथ लाइजनिंग कर लिया और 50 रुपये का सामान 100 रुपये में ख़रीदा, इस तरह से करके करप्शन बहुत होता था। नाउ ह्यूमन इंटरफेस फ्रॉम एवरी ऑफिस हैज़ बीन रिमूव्ड विथ हेल्प ऑफ दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, एंड विद दिस now transparency has been brought, efficiency has been brought, and now corruption has been brought down. It is safe and secure. ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, सेफ़ तरीका है, क्योंकि हर एक चीज़ अब ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, और जो कुछ भी है, अभी जब बिडर से सामान खरीदते हैं तो उससे एक ई बैंक गारंटी भी लेते हैं कि अगर उसका प्रोडक्ट ख़राब निकला देन देयर विल बी रिटर्न पॉलिसी। तो इस तरीके से भारत सरकार के लिए ये अब अप्रोच सेफ़ है, सिक्योर है, एंड ओवरऑल इट लीड्स इन सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओवरऑल इट हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस एंड हेल्पिंग इन सेविंग ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। भारत सरकार के खर्चे इससे कम होंगे। तो आप GEM मार्केट
प्लेस का, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का या GEM पोर्टल का जिक्र कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट बजटिंग एज वेल, दैट इट हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट फॉर इट्स ऑफिसेस। अब करंट न्यूज़ समझते हैं जो GEM पोर्टल से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटरी फॉर वेंडर्स ऑन द गवर्नमेंट E-marketplace प्लेटफॉर्म टू स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स लिस्टेड बाय देम। सरल शब्दों में मान लो जो भी बिडर हैं जो अपना अपना सामान बेच रहे हैं इस GEM मार्केट प्लेस पे, कोई चेयर बेच रहा है, कोई टेबल बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, उन सबको अब ये भी मेंशन करना होगा कि उनका ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से बन के आया है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। देखो इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मेड इन इंडिया गुड्स को अब प्रेफरेंस दिया जाए ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो इंडियन मेड गुड्स हैं उनको पॉपुलराइज किया जा सके, कम से कम गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो इंडियन मेड गुड्स को ही खरीदा जाए। इसलिए सारे के सारे बिडर को ये बोला गया है कि यू मस्ट मेंशन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, और अब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे दे विल बी गिवन प्रेफरेंस। और एक इम्प्लिसिट अप्रोच भी है जो इस आर्टिकल में लिखा है, वैसे भारत सरकार ने इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है, ओपनली इसको अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है कि अब गवर्नमेंट ऑफिसेज में किस तरह के गाइडलाइंस रिलीज़ हों कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है, गवर्नमेंट E-market प्लेस पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है। दिस माइट बी एन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल अप्रोच, लेकिन अभी तक फॉर्मली भारत सरकार ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया और फ्यूचर में भी फॉर्मली तो भारत सरकार ऐसा अनाउंस नहीं करेगी कि GEM मार्केट पोर्टल पे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं बेचे, बिकॉज दैट विल बी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, दैट विल लीड टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एंड स्टैंड ऑफ विथ चाइना। तो भारत सरकार ऑफिशियल स्टैंड ऐसा नहीं लेगी, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है कि इस तरह का स्टैंड लिया जाए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है, विथ हेल्प ऑफ some modifications related to GEM marketplace portal। अब जब हर प्रोडक्ट का ओरिजिन आपको दिख जाएगा, अब जब आपको पेन खरीदना है मान लो आपके ऑफिस के लिए, तो आपको ओरिजिन दिख जाएगा कि ये पेन चाइना से आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दैट विल बी an option available to you। The next article is taken from international segment. It is regarding case against the US in International Criminal Court ICC। This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic important international institutions and agencies। तो इस आर्टिकल के मदद से हम लोग ICC और ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो एक बात तो आप सब जानते हैं कि इन 2003 US फोर्सेस entered into Afghanistan in order to capture Osama bin Laden and in order to remove and eradicate Taliban। It mainly happened after attack on World Trade Center by Al-Qaeda that was led by Osama bin Laden। तो ये तो आप सब जानते हैं कि US forces after that they entered into Afghanistan and after that Afghanistan war is being fought for past 18 years। पिछले 18-19 सालों से 2001 के ही दिसंबर से US forces had started to move towards Afghanistan, लेकिन अभी तक तालिबान को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सका है, and that is why now US has engaged in some sort of negotiations with Taliban in order to do some power ट्रांसफ़र टू तालिबान इन अफ़गानिस्तान। ये बात तो हम कई दफ़ा अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर कर चुके हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अब US फोर्सेज जो अफ़गानिस्तान में पिछले 17-18 सालों से हैं उनके अगेंस्ट कई सारे इस तरह के एक्यूजेशंस हुए हैं, केसेस हुए हैं ऑफ टॉर्चर, एग्जीक्यूशंस, रेप्स, फोर्स डिसअपियरेंसेस अगेंस्ट द अफ़गानी पीपल। US फोर्सेज इतने सालों से वहाँ पे हैं और इनके अगेंस्ट इस तरह के चार्जेज या एलिगेशंस लगाए गए हैं। सरल शब्दों में इनको बोलते हैं वॉर क्राइम। जब वॉर के टाइम में आप इस तरह के इनह्यूमन क्राइम करते हैं तो इसको हम कहते हैं वॉर क्राइम, और वॉर क्राइम के एलिगेशंस लगे हैं US फोर्सेस के अगेंस्ट ऑफ ऑल सच टाइप्स। और अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर US फोर्सेस के अगेंस्ट, US आर्मी पर्सनल्स के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट भी इस तरह के एक्यूजेशंस हैं, उनके अगेंस्ट एक केस लिया जा रहा है। तो आपको मैं अभी यही ब्रीफली बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स के केसेस को लेता है। अगर कहीं वॉर चल रहा है और उस केस में, या फिर
कोई कन्फ्लिक्ट रिडन एरिया है और उस केस में वहाँ का कोई भी एक इंडिविजुअल इस तरह का इनह्यूमन एक्टिविटी प्रैक्टिस करता है, मासेज में मर्डर करता है, टॉर्चर करता है लोगों को, मासेज में रेप्स होते हैं, अगर इस तरह की इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनके खिलाफ केस किए जा सकते हैं, अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल्स केस किए जा सकते हैं आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। एंड आईसीसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंटरनेशनल लॉ नोन एज रोम स्टैच्यूट, एंड रोम स्टैच्यूट हैज़ बीन साइंड बाई 123 कंट्रीज। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया हैज़ नेवर साइंड रोम स्टैच्यूट। अब एक बात यहाँ पे और निकल के आ रही है जो जिससे रिलेटेड आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में या एपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान से सुनना। जब रोम स्टैच्यूट साइन करके, इंटरनेशनल लॉ साइन करके और आईसीसी बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया जा रहा था, तो उसको साइन कर दिया था यूएस ने, साइन किया था यूएस ने, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया था। रेटिफाई और साइन करने में डिफरेंस होता है, मैं पहले भी आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। साइन करना मतलब आपकी गवर्नमेंट जा कर के किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन करके आ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दैट इंटरनेशनल एग्रीमेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन योर कंट्री। मान लो हमारी सरकार जा कर के और कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर देती है, प्रधानमंत्री मोदी साइन कर देते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट इट विल बी एप्लीकेबल ऑन इंडिया। उसके बाद उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को हमारे पार्लियामेंट को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, एक रिजोल्यूशन रखा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, एंड व्हेन पार्लियामेंट एक्सेप्ट्स दैट रिजोल्यूशन देन ओनली दैट इंटरनेशनल लॉ विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया। सो उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। व्हेन पार्लियामेंट पुट्स अ रिजोल्यूशन इन दैट रिगार्ड एंड पासेज इट, देन इट इज नोन एज रेटिफिकेशन। एंड एन इंटरनेशनल लॉ टू गेट एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर country, it first must be signed by the government and then it must be ratified by the parliament of that particular country। और यूएस के केस में यूएस ने रोम स्टैच्यूट साइन जरूर किया था लेकिन फिर वो रेटिफाई नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, यूएस कह रहा है कि चूंकि यूएस ने कभी रेटिफाई नहीं किया है रोम स्टैच्यूट, सो यूएस इज नॉट पार्टी टू और नॉट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड दैट इज वाई यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस लाया नहीं जा सकता है। जबकि आईसीसी का ऐसा कहना है कि सिंस यूएस हैड साइंड वंस द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कन्वेंशन दैट इज़ रोम स्टैच्यूट, एक बार उसने साइन जरूर किया है, रेटिफाई भले ही ना किया, एंड दैट इज़ वाई यूएस कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि यूएस कैसे एक्ट करता है, वेदर यूएस विल कम अंडर जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी और नॉट, और क्या यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है या नहीं आईसीसी में। लेकिन एक बात अब आपको ध्यान रखनी है, आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो दे देंगे कि यूएस इज मेंबर ऑफ और पार्टी ऑफ आईसीसी, दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अब जरा सा आईसीसी के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, देखो आईसीसी takes cases against individuals, those individuals who have involved in war crimes, who have violated international laws like Geneva Convention, जिन्होंने मान लो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है मास लेवल पे, टॉर्चर, हरासमेंट, किलिंग या रेप्स किए हैं, इन सबको कहते हैं वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उन सारे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लिया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल के अगेंस्ट। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट इज़ नॉट गवर्नड बाय यूनाइटेड नेशन। ऐसे रिलेटेड भी सवाल इस पे आ जाते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इट हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर एन इंटरनेशनल लॉ नोन एज रोम स्टैच्यूट दैट यूएस हैड साइंड बट नेवर रेटिफाइड, इंडिया हैड नेवर साइंड एंड नॉर रेटिफाइड दिस, और इसका हेड क्वार्टर इज़ इन हेग, नीदरलैंड्स। उसके अलावा कई दफ़ा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है आईसीसी और आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उनके बीच का भी डिफरेंस जरा यहाँ समझते हैं। देखो आईसीजे इज़ अ जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है आईसीजे यूनाइटेड नेशन का, और ये केसेस लेता है केसेस अगेंस्ट अ नेशन, अ कंट्री। देखो आईसीसी केस लेता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल जो वॉर क्राइम में इन्वॉल्व है, और आईसीजे जो यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन है, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, दैट टेक्स केसेस अगेंस्ट अ कंट्री, वो कंट्री जिसने किसी इंटरनेशनल नॉर्म को, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट किया हो। फॉर एग्जाम्पल कुलभूषण जाधव केस
was taken in ICJ between India and Pakistan. तो ये जो कुलभूषण जाधव वाला केस था, that was not an individual case, that was a case between India and Pakistan, between two countries, that was taken in ICJ. क्योंकि ICJ तो इंडिविजुअल के केसेस लेता ही नहीं है. कुलभूषण जाधव के केस में हुआ क्या, when कुलभूषण जाधव was arrested in Pakistan, फिर कुलभूषण जाधव was not allowed to meet Indian officials and Indian embassy officers. तो उसके बाद इंडिया ने ICJ में केस किया अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज वायलेटिंग वियना कन्वेंशन. एक इंटरनेशनल लॉ है जिसको वायलेट कर रहा है पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन, नेशनल हु इज अरेस्टेड इन सम फॉरेन कंट्री मस्ट बी अलाउड टू मीट द ऑफिशियल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री टू विच ही बिलोंग्स, सो दैट his legal side should be presented in front of the कोर्ट. लेकिन इस केस में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को वॉयलेट किया, इसलिए ये जो केस है, वैसे तो इसको कुलभूषण जाधव केस कहते हैं कॉमनली, बट इट इज़ ए केस अगेंस्ट पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड इट इज़ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. एंड इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में ही है. इनफैक्ट इन दोनों की ICC और ICJ की बिल्डिंग भी सेम है, एंड दैट इज़ वाई हेग इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज वर्ल्ड जुडिशियल कैपिटल. तो इससे रिलेटेड भी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज वर्ल्ड जुडिशियल कैपिटल. आंसर विल बी हेग. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज अबाउट IN space. This topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view, especially awareness in the field of space. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो देखो, भारत सरकार ने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसका नाम है IN स्पेस. इट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन या एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जिसका नाम है IN स्पेस. देखो, प्राइवेट सेक्टर जब पार्टिसिपेट करते हैं स्पेस फील्ड में, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिल सकता है स्पेसएक्स से. स्पेसएक्स से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल मैं कवर कर चुका है. स्पेसएक्स एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है. इट इज़ ओन्ड एंड हेल्ड बाय एलोन मस्क, और स्पेसएक्स ने कई सारे डेवलपमेंट्स किए इन द फील्ड ऑफ स्पेस. ये एक प्राइवेट एजेंसी है, बट इसने कई सारे डेवलपमेंट्स किए, जैसे कि इसने फाल्कन 1 बनाया, दैट वाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस लॉन्च रॉकेट. इसने कई इस तरह के, इट करेंटली नासा इज गिविंग इट्स प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू स्पेसएक्स. इट नाउ लॉन्चेज मोर एंड मोर रॉकेट्स एवरी ईयर, इवन मोर देन नासा. बाकी कंपनियां भी हैं जैसे अमेजन या वर्जिन गैलेक्टिक, दे आर प्राइवेट कंपनीज हु हैव इन्वॉल्व इन स्पेस सेक्टर इन अमेरिका. इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो कि प्राइवेट कंपनियां जब आती हैं तो वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती हैं और वो कॉस्ट भी बचाती हैं. और इससे ओवरऑल फ़ायदा कैसे होता है, देखो इंडिया के केस में भी कैसे फ़ायदा हो सकता है. जो इंडिया की प्रीमियर एजेंसी है, प्रीमियर स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसमें हमारे टॉप के जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं और जो इसमें भारत सरकार का डायरेक्ट पैसा लगता है, दैट इसरो कैन फोकस ऑन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी. वो कोर एरिया पे फोकस कर सकते हैं इसरो कि ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें. बाकी जो पेरीफेरल एक्टिविटी है, मान लो रॉकेट बनाना है, अब रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, अब उसमें इसरो अगर अपना टाइम स्पेंड करे देन दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो ये जो पेरीफेरल एक्टिविटीज़ हैं जिनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है और इसकी मदद से कई सारे फायदे हो सकते हैं. पहला तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसी फील्ड में स्पेशलाइज करेगा. सिर्फ वो रॉकेट बनाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर होगा तो नेचुरली वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाएगा, इफिशिएंट तरीके से बनाएगा, तो टाइम बाउंड फैशन में डिलीवर होगा. और तीसरा, जो हमारी प्रीमियर स्पेस एजेंसी है इसरो और उसके जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, दे कैन फोकस ऑन हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन इन्वॉल्विंग इन डे टू डे एक्टिविटीज एंड पेरीफेरल एक्टिविटीज. सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट विथ more and more private participation in space sector. और इसी पर्पस के लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल एजेंसी बनाई है जिसका नाम है IN space. The next article is taken from national segment. It is about a report, Global Education Monitoring Report. सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय यूनेस्को. तो यही एज इट इज सवाल पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. द आंसर विल बी यूनेस्को. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस, दैट टू सब टॉपिक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है यूनेस्को ने, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि जब
अप्रैल 2020 में व्हेन देयर द लॉकडाउन वाज ऑन इट्स हाईएस्ट मोड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो दुनिया भर के 91% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो गई थी, उनके स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए थे व्हेन लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड वाज एट इट्स हाइट। लेकिन अभी भी जब धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस दुनिया के अलग अलग जगहों पे खुल रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में, तो भी अब एक नया जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लो या मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड, दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दीज कंट्रीज़ एंड द स्टूडेंट्स इन दीज कंट्रीज़ आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। जो पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया ऑल्सो कम्स इन टू दिस ग्रुप वेयर द स्टूडेंट्स एंड इवन द टीचर कम्युनिटी इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट टू द न्यू रिक्वायरमेंट, नॉट एवरी वन इज़ एबल टू अडेप्ट टू द ऑनलाइन टीचिंग। तो इंडिया ने यूज किया है अलग अलग मीडियम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, और इसी तरह से बाकी लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ भी इन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, बट दीज मीडियम्स आर इम्परफेक्ट एंड दे कैन नॉट बी कंसिडर टू बी सब्सटीट्यूट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। तो ये सारे प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं। तो ओवरऑल क्रक्स क्या है इस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं अब वहाँ पे स्टूडेंट्स विल लैग बिहाइंड बिकॉज दे students in these countries are not equipped enough. They don't, many of them do not have accessibility of internet and smartphones, and they don't even know how to run this, and overall internet penetration in these poorer countries are less. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि अब इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद when we adapt to new normal, the poorer countries, the low income and middle income group countries like India will have negative impact on overall education of its kids, education of its students, because it will be difficult for us to adapt to the new requirement. Global findings के हिसाब से as I told you 17% of the low income and middle income countries are planning to recruit more teacher, 22% of them are trying to increase class time। मतलब मुद्दा ये है कि ये जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं rather than moving to the online mode of teaching, they are trying to recruit more and more teachers, they are trying to increase class hours, ताकि जब एक बार स्कूल्स ओपन हो तो हम लोग का जो भी लॉस हुआ है टीचिंग आवर्स का उसको मेकअप किया जा सके। तो प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द न्यू रिक्वायरमेंट, वी आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। इंडिया ने तीनों ही मोड अपनाए हैं, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनाए हैं, बट अभी भी इंडिया में पूरी तरह से अडेप्टेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रूव हो रहा है। एंड द रीज़न बीइंग द डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी मैं एक दिन और अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर चुका था। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स के पास जो पुअर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इस कारण से एक तो ओवरऑल अगर ग्लोबल स्केल पे देखा जाए तो इंडिया में स्टूडेंट्स इन जनरल दे आर एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन, और इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट्स जो पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड मतलब हैविंग लो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, हैविंग लेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन, ये जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड। इसके अलावा जो डिसएडवांटेजियस स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ब्लाइंड या डीफ स्टूडेंट्स, उनके तो नीड्स अभी के कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न। जो स्टूडेंट्स हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लाइक ऑटिज्म दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। सो दीज स्टूडेंट्स आर एट द डिसएडवांटेजेस पोजीशन। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जो स्कूल जाते थे फॉर द पर्पस ऑफ मिड डे मील स्कीम, तो कि ताकि मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत उनको फ्री का खाना दिया जाता था, दोपहर का लंच दिया जाता था। बट अब मिड डे मील स्कीम का एडवांटेज भी ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ द शट डाउन ऑफ स्कूल्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। ओवरऑल देखो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है हाई ड्रॉप आउट रेट्स। देखो दिस इज़ एन अफ्रीका का ये एक्सपीरियंस है कि जब वहाँ पे इस तरह के पैंडेमिक्स ब्रेकआउट हुए थे जैसे कि एबोला, तो उस केस में जब एक बार पैंडेमिक के बाद वापस से स्कूल खुले 3-4 महीनों के बाद, तो स्कूल का काफ़ी ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया था। मतलब जो बच्चे पहले स्कूल आते थे दे स्टॉप्ड कमिंग टू द स्कूल। तो अब ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी होगी। देयर विल बी हायर ड्रॉप आउट रेट्स एंड दैट विल लीड टू मोर एंड मोर चाइल्ड लेबर। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वापस स्कूल नहीं जाएंगे एंड दे विल गेट इन टू सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड विल लीड टू राइज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर्स। उसके अलावा many exams have been cancelled this year, that is going to be another challenge. So overall this will lead to stereotype
स्टीरियोटाइप मतलब सम स्टूडेंट्स माइट, अब ये स्टूडेंट जिनका इस साल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उनको बाद में उनके डिग्रीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, दे माइट बी स्टीरियोटाइप कि अच्छा तुम 2020 के साल में पास हुए थे, सो उस साल तो तुम ऐसे ही पास हो गए, तो तुम्हारे नंबर तो हैं, दे आर नॉट जेन्युइन। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है वेरिएशन का, क्योंकि इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे भारत सरकार ने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया कि आप फाइनल मार्क्स दे दें। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर चैलेंज, क्योंकि इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे नाउ देयर स्कोप ऑफ वेरिएशन एंड द टीचर्स हैव नाउ मोर control in their own hands, so there will be huge variation and there might be huge subjectivity, so these are going to be some problems. वे फॉरवर्ड क्या होगा, लेसन्स फॉर फ्यूचर क्या होगा? देखो कोविड-19 से हमें सीखने की ज़रूरत है और हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, आवर गवर्नमेंट्स मस्ट लर्न कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ओनली पैंडेमिक। हो सकता है कि आने वाले 4-5-6 सालों बाद फिर से इस तरह का पैंडेमिक हो। अगर ये पैंडेमिक एक बार के लिए सबड्यू हो भी जाता है, सो वी नीड टू टेक इट एज ए लेसन एंड वी नीड टू अडेप्ट आवरसेल्फ। ऐसा नहीं कि एक बार ये पैंडेमिक से जैसे तैसे हम उभर गए, देन वी शुड फॉरगेट अबाउट दिस। वी नीड टू टेक लेसन्स फ्रॉम दिस पैंडेमिक और धीरे धीरे हमें अपने टीचर्स कम्युनिटी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमें अपनी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जो टीचर कम्युनिटी है, दोज हु आर इंटिमिडेटेड बाय टेक्नोलॉजी, जिनको डर लगता है टेक्नोलॉजी से, उनको धीरे धीरे अब लर्निंग और स्किलिंग करना होगा। क्लासरूम को हमें अडाप्ट कराना होगा कि जब ज़रूरत पड़े वो ऑनलाइन टीचिंग भी करा सके एंड ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी रीबिल्ट, ताकि कुछ क्लासेस ऑफलाइन हो, कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो, इवन व्हेन स्कूल रीओपन्स आफ्टर दिस कोविड-19 लॉकडाउन। The next article is taken from Assam segment. It is regarding community transmission in Assam. First stage of community transmission in Assam according to Piyush Hazarika. So this topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view, especially health segment point of view. So देखो करंट न्यूज़ बस यही कह रहा है कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आसाम हैज़ एक्सेप्टेड दैट आसाम के अंदर, खासकर गुवाहाटी सिटी के अंदर, परहैप्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज़ स्टार्टेड। मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल इसीलिए लिया है ताकि आपको कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब मैं समझा सकूं। कम्युनिटी स्प्रेड मीन्स मल्टीपल पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड विद अ कॉन्टेजियस डिजीज इन एन एरिया वेयर पीपल आर नॉट श्योर हाउ और वेदर दे बिकेम इन्फेक्टेड। सरल शब्दों में देखो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम तब बोलते हैं स्टार्ट हो गया जब आपको मान लो कोविड हो गया या किसी भी इंसान को कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो गया और उसको पता भी नहीं कि उसको ये क्यों हुआ है, तब हम बोलते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है स्टार्टेड। एक मान लो कोई इंसान इटली से आया है, कोई बाहर से आया या किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल गया था या किसी एक जगह गया था, तो उसको पता है कि मैं इस जगह गया था और वहाँ से मैं इन्फेक्टेड हुआ हूँ। उस तरह के इन्फेक्शन जब तक होते रहते हैं, वी डोंट से दैट इट इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम तब मानते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड तब मानते हैं जब आपको पता ही ना चले, जब लोगों को पता ही नहीं चले कि वो तो कभी इस तरह के हाई वल्नरेबल एरिया में गया ही नहीं, कभी हॉस्पिटल्स गया नहीं, कभी एयरपोर्ट गया नहीं, फिर भी उसको घर बैठे बैठे कोविड हो गया। इसका मतलब ये है कि उसके घर के आसपास एरिया में भी अब कोविड स्प्रेड हो गया है और इस तरह के अब केसेस निकल के आ रहे हैं गुवाहाटी के अंदर, एंड दैट इज़ वाई द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आसाम हैज़ हिंटेड दैट परहैप्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज़ स्टार्टेड इन गुवाहाटी. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 473 to 475. Topic number 473 is National Tiger Conservation Authority. National Tiger Conservation Authority was established in December 2005 following a recommendation of Tiger Task Force constituted by Prime Minister of India. The National Tiger Conservation Authority is a statutory body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change constituted under Enabling Provisions of Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 474 is about important climatic funds. दुनिया के जो important funds हैं for the purpose of mitigating climate change. पहला है Strategic Climate Fund that has been created under World Bank. दूसरा है Bio Carbon Fund created under World Bank. Clean Technology Fund also created under World Bank. LDC Fund created under GEF. Global Climate Change Alliance created under European Commission, and UN RED program created under UNDP, and Congo Basin Forest Fund created under African Development Bank. This topic is very important. इससे रिलेटेड एक आधा सवाल जरूर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार रट लेना.
Topic number 475 is about new categorization of industry. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change has unveiled new categorization of industries based on pollution load. तो 4 तरह के इंडस्ट्रीज कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. रेड इंडस्ट्रीज आर hazardous chemicals, automobile manufacturing and firecrackers. Orange industries are aluminum and copper industry, automobile servicing, Ayurvedic and homeopathic medicines. White industries are bicycles, baby carriage, recycles of waste paper and biofertilizer. While green industries are brush and bell metal utensils, small bakery, confectionaries, small cotton and spinning and weaving industries. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 467 to 469 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 470 to 472 can be attempted by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.